नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारत के लिए उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा नियोजन समिति यानी कि डीपीसी का गठन किया है। इसके अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल होंगे। रक्षा नियोजन समिति यानी डीपीसी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा भागीदारी, रणनीति का मसौदा और रक्षा निर्माण के लिए एक सिस्टम का खाका तैयार करेगी। इस समिति में एनएसए के साथ विदेश सचिव और तीनों सेना प्रमुख, विदेश सचिव के साथ स्टाफ कमेटी के प्रमुखों के चेयरमैन, वित्त सचिव भी इसके सदस्य होंगे। रक्षा योजना समिति के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर सामरिक रणनीति के मामलों के एक्सपर्ट को भी कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल कर पाएंगे। रक्षा नियोजन समिति अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तय समय में सीधे रक्षा मंत्री को सौंपेगी ताकि जरूरत के मुताबिक मंजूरी लेने में तेजी आ सके। समझेंगे कि इस कमेटी की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, इस कमेटी के बनने के बाद क्या कुछ बदलने की उम्मीद है या क्या हम बदलना चाहते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या सेना के कार्यकौशल और हमारी रणनीतिक जो एक अहम हिस्सा है उस पर पड़ेगा। हमारे साथ है तीन खास मेहमान। अमित कौशिक साहब हैं, पूर्व वित्तीय सलाहकार, रक्षा मंत्रालय। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड रवि अरोड़ा साहब हैं, मुख्य संपादक हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू से, आपका भी स्वागत है। मनोज कुमार जोशी हमारे साथ हैं, सीनियर फेलो ओआरएफ से। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। शुरुआत मैं करना चाहूंगा मनोज जी आपसे ही। सरकार ने जो फैसला लिया डिफेंस प्लानिंग कमेटी को बनाने का, इसकी जरूरत क्यों है देश को? देखिए, 2001 से लेके आज तक काफ़ी कोशिश की गई है रक्षा की जो प्रणाली है उसमें उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। कई प्रपोजल सामने आए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक प्रपोजल था कि इंटीग्रेशन हो जाए, जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं उनका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी कामकाज कर सकें। तो कई प्रपोजल सामने आए हैं, ये सब जो है कामयाब नहीं हुए हैं। और इसका नतीजा ये है कि आज हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। चाहे उसको आप ऑर्गेनाइजेशन की तौर से देखें या उसको जो है प्रोक्योरमेंट की तौर से देखें। मतलब कई हाल में आपने सुना होगा कि जो हमारे ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने काफ़ी इस पे इशारा किया कि स्थिति कितनी गंभीर है और बजट की जो स्थिति है वो और भी ख़राब है। तो ऐसी हालत में सरकार ने शायद सोचा कि सीडीएस और ये जो गहरे रिफॉर्म जो हैं वो तो शायद ना हो पाएंगे, क्योंकि उसका काफ़ी विरोध है। ब्यूरोक्रेसी में विरोध है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी विरोध है। तो शायद उन्होंने सोचा कि हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मदद लेके एक ऐसी संस्था बनाएं जिससे कि जो कोऑर्डिनेशन की जो ज़रूरत है, तीनों जो सर्विसेज हैं इनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है जो आम भारत सरकार है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ये काम जो है ये जो कमेटी है ये कर पाएगी। ओके अमित जी, तो क्या ये माना जाए कि जो प्रेजेंट सिस्टम दिखता है जिसे हमने फॉलो किया इतने वर्षों तक, इस सिस्टम के चलते जो रफ्तार होनी चाहिए थी रक्षा ज़रूरतों को पूरा करने या उसकी ओवरहालिंग के लिए या फंड को एलोकेशन को लेकर खरीदारी, प्रोक्योरमेंट, ये तमाम सिस्टम, वो उस रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा था और इसीलिए हमें ज़रूरत इस डीपीसी की पड़ रही है जिसका ऐलान सरकार ने किया है? देखिए, अगर ये मान के चलें कि ये जो समिति बनाई गई है ये प्लानिंग के लिए है, तो हमें ये देखना होगा कि प्लानिंग में अभी तक क्या कमियां थी और वो कमियां इस समिति को बनाने के बाद क्या दूर हो जाएंगी। जो मुझे लगता है 2-3 जो बहुत बड़ी कमियां थी जिसकी वजह से जो आपने बात की प्रोक्योरमेंट वगैरह की, उसके ऊपर भी असर पड़ता था, वो ये है कि अभी तक जो पिछले 30-40 साल में 2-3 एक्सपेरिमेंट भी किए गए, 70 शुरू के दशक में, और उसके बाद भी एक कैबिनेट सेक्रेटरी के तहत एक कमेटी बनाई गई थी, उससे पहले एक प्लानिंग मिनिस्टर के तहत बनाई गई थी। लेकिन जो भी हमारी प्लानिंग का सिस्टम रहा है वो डिसजॉइंटेड रहा है। मतलब
अलग अलग अभी भी लोगों का ये मानना है कि हर सर्विस अपना एक प्लान बनाती है, उसको फिर इकट्ठा करके लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान बना देते हैं। दूसरा एक मसला ये हमेशा रहा है कि एक ओवरआर्चिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसकी पूरी जिम्मेदारी हो। हालांकि हेडक्वार्टर आईडीएस की जिम्मेदारी है प्लानिंग की, लेकिन एक ऐसी वो संस्था नहीं है जो सब संस्थाओं के ऊपर हो, जो डायरेक्शन दे सके, जो उसको कोऑर्डिनेट कर सके। तीसरा एक बड़ा मसला रहा है प्रायोरिटाइजेशन का कि जो हर सर्विस को चाहिए उसमें पैसे तो अनलिमिटेड नहीं हैं, पैसे तो सीमित ही हैं, तो वो प्रायोरिटाइजेशन कौन करेगा, उसका एक मसला रहा है। और चौथा प्रोसीजर्स का रहा है कि हम प्रोसीजर में इतने फंस जाते हैं। तो ये जो समिति मुझे लगता है बनाई गई है, ये इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाई गई है कि ये जो मसले आए, और भी कई चीज़ें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें यही हैं, इनको किस तरह से इन मसलों को हल किया जाए। अब ये कहाँ तक ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी समिति, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मोटे मोटे तौर पे ये एक इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। ओके, रवि जी, जिस तरीके से कमेटी फॉर्म हुई है और जो इसके अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं जिसमें मेंबर्स हैं, तो डिफेंस प्लानिंग कमेटी के रोल को कैसे देखा जाएगा और क्या कुछ उसके दायरे में होगा, और जो फिलहाल सिस्टम था जहां पर वो रोल थे तो क्या वो ज़्यादा वीकेंड थे या उस तरीके से उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे और प्रैक्टिकली ज़मीन पर वो उतार नहीं पा रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं अमित कौशिक साहब से बहुत सहमत हूँ। दूसरा, आपने बताया कि ये जो स्ट्रक्चर इसकी होगी, इसकी अहमियत क्या है। इस स्ट्रक्चर में ही आपके पहले सवाल का जवाब है कि क्यों बनाई गई है, क्योंकि इसकी 4 सब कमिटीज़ बननी हैं। एक ने तय करना है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, एक डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, तीसरा कैपेबिलिटी बनाने के लिए, चौथा डिफेंस डिप्लोमेसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो इन क्षेत्रों में प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी तो अभी तक बनी ही नहीं है। अभी तक तो इतने साल से बहस हो रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी है क्या, उसके ऊपर भी जो पेपर बना है, जो गवर्नमेंट के पास है, वो एक 100 पेज का पेपर है, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री अपनी अपनी राय दे चुकी है, उनके अपने नज़रिए हैं, और जो जितना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन, वो 100 पेज से कम नहीं कर पाए हैं। तो ये अच्छा है कि ये 4 सब कमेटी भी बनेंगी। ये कमेटी नेशनल प्लानिंग डिफेंस प्लानिंग कमेटी भी बनी है, मगर कमेटियों की कमी नहीं है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी जारी है, चाहे वो हो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, सब बने हुए हैं। फिर भी इस कमेटी की ज़रूरत पड़ी। मेरे ख्याल में जो हेडक्वार्टर आईडीएस बना है और जो कारगिल के समय से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और टास्क फोर्स बनी थी, और जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे, कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ नहीं हुए, उसमें अभी कमी पेशियाँ रह गई हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में प्रोग्रेस नहीं हुई है। बट इस सब के हार्ट में है, अगर हेडक्वार्टर आईडीएस को एक सीडीएस भी दिया गया होता तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक बन सकती थीं, क्योंकि उन हेडक्वार्टर आईडीएस को ये सब क्षेत्रों में काम दिया गया है, मगर अभी तक बना नहीं है, तो इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। बट मेरे को लगता है जो लास्ट अभी एक रिपोर्ट आई थी, जो राज्य रक्षा मंत्री डॉक्टर भामरे ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी थी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो एफिशिएंटली नहीं चल रहा है, और जो हम असला मिलिट्री का असला एक्वायर करते हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं। ये इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल इस जगह से लेके ये डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनाई गई है, और अब देखना है कि ये कमेटी डिलीवर करती है कि नहीं। इसका माहौल तो अच्छा लग रहा है, यानी कि बनावट इसकी अच्छी लग रही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को इसके हेड बनाया गया, कमान दी गई है। मनोज सर,
लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1977 कुछ इसी तरह का एक सिस्टम डेवलप किया गया। क्या वाकई ये उससे अलग दिख रहा है, और क्या उससे हमने कुछ लेसन्स लिए, क्योंकि उसको भी बताया गया कि वो सफल नहीं रहा? देखिए, मैं समझता हूँ ये 1977 पर आप मत जाइए। ये जो कमेटी बनी है इसका रिश्ता है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप से। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब 1998 में बनाया गया तो उसके दो जो हैं उसकी सहायक संस्थाएं थी। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड था जो चला, और एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है जिसमें तीनों चीफ, 3 इंटेलिजेंस चीफ और अन्य जो सीनियर ऑफिसर्स, कैबिनेट सेक्रेटरी और जो अहम सेक्रेटरीज थे, उसके जो सेक्रेटरी थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो मैं समझता हूं कि ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का एक नया अवतार है। जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप नहीं चल पाया, उसकी मीटिंग देखिए, जो लोग उसमें हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ये सब कमिटीज बन जाती हैं, पर आपको आखिर में ये देखना है कि इनको वक्त कितना मिलता है। अब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इस कमेटी के चेयरमैन जो हैं, वो जो हैं प्रधानमंत्री के मुख्य सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। नंबर 2, वो तीनों जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। नंबर 3, वो चीन और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उसमें अहमियत लेते हैं। चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के। नंबर 4, वो जो हमारी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उसके वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हेड हैं। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे है। सबसे बड़ा प्रश्न अब मुझे लगता है कि क्या उनको टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये तो जहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, जनरल साहब ने अभी सुनाया कि वो 4 उसकी सब कमिटीज हैं, उन्होंने बताया कि कितने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी चौड़े हैं, मतलब कितने अहम हैं। राइट। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाएंगे या नहीं हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा उनके ऊपर बोझ है। तो ऐसे में अमित साहब, सवाल ये कि जो पोटेंशियल के लिहाज से अलग अलग कमेटीज थी, और मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर जो शायद इसके बनाने के पीछे दिखता है, लेकिन ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का कोई लगता है कि जो जोशी साहब की एक चिंता है कि टाइमिंग के लिहाज से हमने जो पहले इस तरह के प्रयोग किए हैं वहाँ पर लैक ऑफ मीटिंग्स या फिर उस तरीके का विज़न, या उसके बावजूद सबसे बड़ी चिंता कि लोगों को, जो कमेटी मेंबर्स थे, उनके पास उस तरह का वक्त नहीं था कि उसको टाइम दे सकें, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा या फिर उसकी आशंका बनी हुई है? ये तो आपने सवाल में ही जवाब दे दिया, क्योंकि इतनी हाई लेवल की जब कमेटी बनती है और इसमें अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखें, सर्विस चीफ्स हैं, NSA तो हैं ही हैं, उसके अलावा 3 सेक्रेटरीज़ हैं, इन लोगों को इतना वक्त मिलेगा? और अगर ख़ास तौर से इसका मैंडेट देखा जाए, यानी इतना ज़्यादा इसका बड़ा मैंडेट है, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी डायमेंशंस, इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इकोसिस्टम का बनाना, जो काउंटर टेररिज्म एजेंसी बननी थी उसकी जो कमी है उसको पूरा करना, इतना काम इस कमेटी को दिया गया है। अब कितना इनको वक्त मिलेगा मिलने का मुझे नहीं मालूम है। ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, जो पहले भी था, जो कमेटी आपने बात की उसके साथ भी यही मसला था। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडिया के तौर पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका पूरी तरह से सोच विचार करके अभी ये फैसला नहीं लिया गया है। अभी जैसे 4 कमिटीज़ बनाई गई हैं, इसकी अभी कॉम्पोजिशन ही मालूम नहीं है, वो कैसे उनका कोऑर्डिनेशन होगा, क्या उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, तो इन चीज़ों के बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। और जैसा कि आमतौर से देखा जाता है कि जब भी कोई कमेटी बनती है या इस तरह का नया कोई कदम लिया जाता है तो उसकी डिटेल वर्कआउट करने में ही बहुत वक्त लग जाता है। तो एक ये टाइमिंग भी इसलिए मुझे बड़ी ऑड लग रही है, क्योंकि अगर कोई सरकार कोई एक कदम ऐसा लेती है तो मुझे लगता है ये भी चाहेगी कि उसका कुछ नतीजा भी सामने जल्दी आए। तो अब अगले साल तो जनरल इलेक्शंस हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना वक्त है कि ये स्टेबलाइज भी कर जाए, इसका कुछ नतीजा भी निकलना शुरू हो जाए। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कैसे उसको मीट किया जाएगा कहना मुश्किल है। रवि साहब, 2 बातें, क्या एक हम
सुपर कमेटी के तौर पर इसे देखना चाहते हैं या देखने की कोशिश है? अमेरिकी मॉडल अगर मैं कहूँ, अगर गलत नहीं हो तो कुछ उस तरह की यहाँ पर दिख रही है। और दूसरा ये कि इसके ज़रिए क्या जो बड़ी बातें हैं कि खर्चे कम करना, कई बार देखते हैं कि डील का प्रोसेस 5-7 साल चलता है और उस वक्त उसकी जो खर्चे हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, और कई बार ज़रूरत आज है और 6 महीने के बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है और 3 साल के बाद रिजल्ट मिलते हैं। उस लिहाज से सिंगल विंडो सिस्टम अगर मैं कहूँ वो मुफीद है, सही दिखता है, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें हो सकती हैं। आपने बोला सुपर कमेटी, मेरा ख्याल तो ये सुपर कमेटी है, मगर देखना पड़ेगा कि ये टाइम बाउंड मैनर में जिस किस्म की रिकमेंडेशन करते हैं उन पे अमल किया जाता है कि नहीं, पहली बात। दूसरा है कि जब सरकार चाहे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकती है अगर टाइम बाउंड मैनर में चले। अगर इसकी जो सब कमिटीज़ हैं उसमें डोमेन एक्सपर्ट्स लाए गए और उस हर एक कमेटी, जैसे कि एक्सपोर्ट्स कमेटी में अगर इंडस्ट्री भी शामिल है, अगर प्लानर्स भी शामिल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी शामिल हैं, फाइनेंस के भी शामिल हैं, तो ये काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हैं और उनको अमल किया जा सकता है। मगर जितनी ज़्यादा ये कमेटी जो है एफिशिएंट होगी उतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी हर एक चीज़ में, कैपेबिलिटी बनाने में, एक्विजिशंस में, एक्सपोर्ट्स में, सब चीज़ों में अगर कुछ हासिल करना है तो डिफेंस बजट और मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये सुपर कमेटी इसलिए कहा जा सकती है क्योंकि जिस किस्म का रेपो है एनएसए का प्राइम मिनिस्टर के साथ, दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ, कोई इनके डिसीजन को अपोज ज़्यादा नहीं करेगा। पहले से ही इसमें इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरीज़ हैं और जब वो कुछ टेबल पे लाते हैं तो पहले से ही सहमति होगी। इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी शामिल हैं। सो मेरे को लगता नहीं है कि इसकी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने में बाधाएं आएंगी। अब ये देखना पड़ेगा कितने टाइम फ्रेम में ये अपनी रिकमेंडेशंस पूरी कर सकते हैं। लेकिन जोशी जी, क्या अभी जो सिस्टम है उसमें रिकमेंडेशन लेवल पर ज़्यादा टाइम खर्च होता है, इसलिए हम देखते हैं कि रिजल्ट बदल जाते हैं, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, हम ज़रूरत पर वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते हैं? और अगर मैं गलत नहीं होती है, कमेटी भी रिकमेंडेशंस पावर रखेगी, फाइनल तो जो सिस्टम है वो पुराना ही रहेगा, जिन्हें असल में उसे लागू करना है और उसके लिए गो अहेड देना है। देखिए, अभी तक हमने कमेटी की बात करी है। ये कमेटी जो है ये उच्च स्तर पे है, सबसे ऊपर एपेक्स कमेटी समझ लीजिए, एपेक्स कमेटी के तौर से बनाया गया है। पर जहां तक कि भारत की स्थिति है, वो जो है पूरा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है। कई जो, जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है, तीनों जो आर्म फोर्सेस, ये अमित जी ने भी इसका जिक्र किया था कि तीनों आर्म फोर्सेस अलग अलग अपने प्लान बनाते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट सामने रखते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, क्योंकि वहां पे सिविलियन अफसर हैं, उनकी एक्सपर्टीज नहीं है। जो हमारे जो आईएएस अफसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको खाली प्रोसीजर समझ आता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। उनको ये नहीं मालूम कि टैंक और बीएमपी में फर्क क्या होता है, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में क्या फर्क होता है, ये कुछ नहीं मालूम। तो नतीजा ये है कि प्रायोरिटाइजेशन जो है वो कोई नहीं कर पाता है। अब आप अगर समझेंगे कि ये कमेटी प्रायोरिटाइजेशन करेगी, क्योंकि यहां भी एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि एनएसए कोई डिफेंस अफसर तो है नहीं। राइट सर। तो ये एक तरह से सीडीएस जो है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जब तक सामने नहीं आएंगे, यहां पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसने ये एक सब्स्टिट्यूट आइडिया सामने रखा है। इस आइडिया को सामने रखा है। अब आइडिया चले ना चले ये दूसरी बात है, पर जहां तक कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो मिलिट्री है, जब तक वहां पे गहरा सुधार नहीं होगा तब तक जो है गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है, कतई नहीं बढ़ सकती है। अगर आप समझते हैं कि केवल प्रोक्योरमेंट से काम बन जाएगा, नए नए हवाई जहाज आ जाएंगे, नए किश्तियां आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक आप रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे, हमारी आर्म फोर्सेस का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तब तक जो है, और एक दूसरी बात यह है कि जब तक इनकी साथ प्लानिंग नहीं होगी तीनों सर्विसेज की, और सबसे पहले
जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि ये कमेटी जिसके सामने है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाना, कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपके लक्ष्य क्या हैं। जब आपके लक्ष्य सामने आएंगे तभी तो आप ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या ये हथियार चाहिए या वो हथियार चाहिए, ये फोर्स चाहिए या वो फोर्स चाहिए। तो हम ये जो है उल्टा सीधा जो है इधर उधर हाथ मार रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। रवि साहब कितना एग्री कर रहे हैं जो कि जोशी साहब ने आशंकाएं जाहिर की हैं? मैं कहता हूं एब्सोल्युटली एग्री। जो इन्होंने बोला है कि देखो इस कमेटी में भी तीनों सर्विस चीफ्स आ रहे हैं। अगर सीडीएस होता तो सिर्फ सीडीएस ही इस कमेटी में होता, तीनों सर्विस चीफ्स की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं एक्सपर्ट्स नहीं हैं। आप देखिए डिफेंस सेक्रेटरी का रोल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस ऑफ इंडिया। इसके बनिस्बत आप देखें कि उनकी एक्सपर्टीज़ है क्या, वो डिफेंस ऑफ इंडिया का रोल निभा सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है एक्सपर्टीज़ की भी काफ़ी कमी है। इस करके जैसे जोशी साहब ने बोला, ये डीपीसी जो है ये एक्सपर्ट कमेटी नहीं है, इसको भी जो सब कमिटीज़ हैं उनको एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाना पड़ेगा। फिर बेशक ये उसको एग्जामिन करके रेकमेंड करें, मगर मैंने जैसे पहले बोला इसके सेंटर में, इसके हार्ट में है इंटीग्रेशन, जो आर्म्ड फोर्सेस का इंटीग्रेशन है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। इसके करके अगर ये हो जाता है तो इसके करके काफ़ी सारी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने में, एक्विजिशंस में, और सबसे बड़ी बात जैसे अमित कौशिक साहब ने बोली प्रायोरिटाइज करने में, जो रिक्वायरमेंट्स हैं अभी प्रायोरिटी दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। हेडक्वार्टर आईडीएस तो सिर्फ तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करके थोड़ा बहुत काट पीट करके वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेज देते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वो एक्सपर्टीज़ है नहीं कि वो डिसाइड कर पाएँ किस तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जाए, बिकॉज प्रायोरिटाइज़ करने में बहुत चीज़ें देखनी हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी देखनी है, थ्रेट्स देखने हैं, मिलिट्री डॉक्ट्रिन देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फिर प्रायोरिटाइज होता है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी आउटडेटेड है। तो ये सब को सही करना एक बहुत बड़ा टास्क है। शायद पिछले जो 4 साल में इस एनडीए की जो नई सरकार है उसमें शायद फीलिंग आ रही है कि उन्होंने इतना अचीव नहीं किया है जितना करना चाहिए। और एक ये थ्रस्ट है कि किसी तरीके से इस रेलगाड़ी को तेज़ करना चाहिए। अमित साहब, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा, 2 चीज़ें जिसमें और थोड़ा सा समझना चाहूँगा। जो बात रवि साहब कह रहे थे, इंटीग्रेशन की बात जब हो रही है और इस कमेटी की मेंबर से सब कमेटी की जो बात हो रही है, उसमें ऐसा लगता है कि अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, अलग अलग सेक्टर से, सिस्टम से उनको एकमोडेट किया गया है, वो इसके मेंबर हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ कागज़ तक दिखता है, इससे पहले जो कमेटियों का एक्सपीरियंस है, या फिर उसे ज़मीन पर उतारने के लिए जो एक्सपर्टाइज लास्ट मोहर मैं कहूँ गो अहेड वाली, वहाँ पर वो चीज़ कंटिन्यू कर पाएगी या फिर वहाँ पर भी हर्डल बचता है? देखिए, ये डिटेल तो अभी मालूम है नहीं कि ये कमेटी जो अखबारों में आया है वो तो ये है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और वो डिफेंस मिनिस्टर को भेज देगी। राइट। तो इसका मतलब ये है कि द बॉल विल बी बैक इन दी सेम कोर्ट। अब उसके बाद इन रिकमेंडेशंस पे जो भी काम करना है वो तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री को ही करना है। अब ये जो प्रायोरिटाइजेशन की बात है, जो इसकी मेंबरशिप अगर कॉम्पोजिशन देखी जाए तो तीनों चीफ जो हैं वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के भी मेंबर्स हैं। तो वो जो एक्सपर्टीज़ वो इस कमेटी में लाते हैं वही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में भी लाते हैं, वही डिसीजन वहाँ पे भी लिए जा सकते हैं। तो अब ये कमेटी ये भी है कि ये सीसीएस का अप्रूवल लेगी, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान वगैरह का। अगर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी और बाकी लोग इसके मेंबर्स हैं तो क्या ये समझा जाए कि एक बार अगर उनका अप्रूवल हो गया तो दोबारा से डिफेंस मिनिस्ट्री को किसी भी एक्विजिशन के लिए प्रपोजल भेजने की ज़रूरत नहीं है? राइट। अगर वो भेजने की ज़रूरत पड़ी तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं ज़रा आधा मिनट लूँगा, कि सबसे बड़ी बात ये कि हमें ये भी देखना है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। हम जितनी भी एक्विजिशंस हैं आप प्रायोरिटाइज़ करें, कुछ भी करें, आपको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, सबमरीन चाहिए, तो तमाम ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, उसमें आप नंबर थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं कह सकते हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, सबमरीन की ज़रूरत नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि हमारे पास क्या इतनी क्षमता है, इतने हमारी
कैपेबिलिटी है कि इन सब चीज़ों के लिए हम पैसे को एक ही समय पे एक ही साल में या इकट्ठे उसको मुहैया करा सकें। वो एक बहुत बड़ी बात है जो इस कमेटी के ऊपर भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि इस नई कमेटी को बनाने के पीछे का मकसद क्या है, नई कमेटी का रोल क्या हो सकता है और इसको लेकर चुनौती क्या है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।